सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है भूमि, भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे से प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। तो अब आप समझे कि ये एक प्राकृतिक संसाधन तो है और पृथ्वी की जितनी सतह है उसमें 30% भूमि है और बाकी 70% जल है और इस 30% में भी सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं बर्फ के पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं दलदली हिस्से हैं। इसलिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। देखिए इन्हीं के कारण, इस भूमि के कारण, क्योंकि भूमि स्थलाकृति अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की है, इसलिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो जनसंख्या रहती है उसका वितरण असमान है, क्योंकि जहां पर रहने लायक कंडीशन होंगी वहीं तो लोग ज़्यादा रहेंगे। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन है। तो देखा आपने कि कितना सारा हिस्सा तो ऐसा है जहां पर अगर ऐसी स्थितियां होंगी जैसे बीहड़ है या खड़ी ढलान है या जल जमाव के लिए निचले इलाके हैं, तो वहां पर लोग कैसे रहेंगे। मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए जो मैदानी इलाके हैं और जो नदी घाटियां हैं वहां पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यह कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है। विरल का मतलब बहुत कम जनसंख्या है या बिल्कुल वो सुनसान इलाका है। तो 90% जनसंख्या केवल 30% भाग पर ही रहती है, यानी 30% के भी 30% पर। अब आपको समझ में आया। फिर अब हम जानेंगे भूमि का उपयोग। देखिए क्योंकि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन का मतलब जिसमें से हम लोहा अयस्क वगैरह निकालते हैं ना, खुदाई करते हैं, माइनिंग, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। अब भूमि का उपयोग इतने सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसीलिए भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी भूमि संसाधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इसे भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे स्थलाकृति होगी, जैसे मिट्टी होगी या जलवायु होगी और खनिज और पानी की उपलब्धता होगी, तभी उसका उपयोग भी उसी तरीके से होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैदानी इलाका है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ पे मिट्टी भी बढ़िया होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, पानी की उपलब्धता होती है, तो इसलिए वहाँ पर भूमि का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रेगिस्तान है तो वहाँ पर कैसी है, स्थलाकृति रेगिस्तान है, मिट्टी भी कोई उपजाऊ नहीं है, गर्म जलवायु है, पानी की उपलब्धता नहीं है, तो वहाँ पर मिट्टी का उपयोग यानी भूमि का उपयोग होगा ही नहीं। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग के पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर, अब देखो, भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। भाई भूमि को अगर स्वामित्व के आधार पर बांटें तो दो प्रकार हैं। निजी भूमि यानी जैसे जिस पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो, लेकिन सामुदायिक भूमि वो होती है जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि आपके क्षेत्र में पार्क हो गए, वो सामुदायिक भूमि है, सामुदायिक भवन है, उसके नाम के आगे लिखा होता सामुदायिक भवन, यानी उस पर पूरे समुदाय का अधिकार है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए जैसे चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति भी कहा जाता है। देखिए जो किसी एक व्यक्ति की होती, जैसे आपका अपना घर,
जिसके मालिक सिर्फ आप हैं। अब कोई पड़ोसी तो आके नहीं कहेगा ना कि ये मेरा भी घर है, तो इसलिए वो आपकी निजी संपत्ति है, उसको हम निजी संपत्ति कहते हैं। और जो सामुदायिक भूमि होती है उसको हम आम संपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर भूमि का उपयोग दिखाया भी हुआ है कि किस किस लिए, किस किस ज़रूरत के लिए आप भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए यानी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, सड़कों के लिए भी भूमि का उपयोग होता है, उद्योगों को स्थापित करने के लिए होता है, वनों के लिए होता है और कृषि के लिए। तो जब इतने सारे उपयोग होते हैं, इसलिए भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद है कि देखिए लोग और उनकी मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भूमि संसाधन की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है, यानी जितनी ज़मीन है उतनी ही रहेगी ना। क्या वो ज़्यादा हो जाएगी? नहीं होगी। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। अब कहीं उपजाऊ भूमि होती है, कहीं कम उपजाऊ, कहीं बिल्कुल ही बंजर भूमि होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। देखिए कई जगह उसको वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण या फिर ऐसे यूज़ के लिए जो हमारे लिए यूज़ है, तो अब क्या करा लोगों ने, जो आम भूमि है ना, जो कि सामुदायिक भूमि है, उस पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि, अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत खतरा है और इस भूमि संसाधन को भी बहुत खतरा है। जैसे कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है ना। आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन हर जगह आपने देखा मकान ही मकान बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, फिर खेती बाड़ी के लिए भी ज़मीन धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब से क्या हो रहा है? भूमि संसाधन का क्षरण का मतलब हो रहा है कि उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, भूमि संसाधन का अति उपयोग हो रहा है, जिसके कारण भूमि खराब होती जा रही है। भूस्खलन है, जैसे आपने अभी हमने लास्ट वर्कशीट में शनिवार को समझा भी है भूस्खलन क्या होता है। यानी जब पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर आ गिरती हैं तो क्या होता है? सारी भूमि खराब हो जाती है। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव दो तरीके से होता है, जैसे हवाओं के द्वारा या पानी के द्वारा जो मिट्टी की उपजाऊ परत को बहाकर या उड़ाकर ले जाया जाता है, तो इससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। मरुस्थलीकरण यानी कि ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। ये सब चीज़ें पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। फिर अब हम भूमि संरक्षण कर कैसे सकते हैं? आखिर हम अपनी इस भूमि को बचा कैसे सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधनों को खोने का डर भी पैदा कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो गया कि भूमि का जो कृषि योग्य भूमि है ना, उस पर उसका विनाश हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। क्योंकि अभी देखना आप कि जैसे हम बहुत ज़्यादा रासायनिक यूज़ उस पर करते हैं, बहुत सारे हम धीरे धीरे से नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका अति उपयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि शुष्क हो रही है, खराब हो रही है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर है, इसका यहाँ पर लिखना है पुनः वनीकरण। मैं यहाँ लिख देता हूँ पुनः वनीकरण। पुनः जो वनीकरण है, भूमि पुनर्ग्रहण है, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का नियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के उपयोग के लिए किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी इन सब चीज़ों से हम भूमि को बचा सकते हैं, कि जैसे कि दोबारा वृक्ष लगाए जाएं, जिसको हम पुनः वनीकरण कहते हैं। जितने भी रासायनिक कीटनाशक उर्वरक हैं उनका बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करें। अतिवृष्टि, इन सब चीज़ों को नियमित रूप से, विनियमित रूप से यूज़ करें, तो हमारी ये जो भूमि संसाधन है वो बच सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? देखिए हमारे लिए भूमि इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है, इसलिए भूमि आवश्यक है। दूसरा है कि भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। अब देखिए निर्माण गतिविधियां हैं, उनके विस्तार के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है। भूस्खलन और मिट्टी का कटाव ऐसे कारण हैं जिनसे भूमि का क्षरण होता है, यानी भूमि खराब होती है। और फिर तीसरा और आखिरी प्रश्न, भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं? देखिए पुनः वनीकरण, भूमि पुनर्ग्रहण,
रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, अतिवृष्टि पर जांच, भूमि क्षरण से बचाव के कुछ सामान्य तरीके हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आप मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।